तो आज हम विद्युत चुम्बकीय तरंगों का संचरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसे रेडियो तरंगों का संचरण भी कहा जाता है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का संचरण या रेडियो तरंगों का संचरण कहा जाता है। 7 तरंगों का अध्ययन किया था। गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक, सूक्ष्म, रेडियो, 7 तरंगें थी। तो रेडियो तरंगों का संचरण माना जाता है विशेष तौर पर। इसे कहते हैं रेडियो तरंगों या वाहक तरंगों को प्रेषी से अभिग्राही तक पहुंचाने की क्रिया को। प्रेषी मतलब जहां से भेजा जा रहा है, अभिग्राही यानी जहाँ पर ग्रहण किया जा रहा है। जैसे रेडियो वगैरह सुना जा रहा है, टेलीविजन देखा जा रहा है, तो वो अभिग्राही कहलाता है। और जहाँ से ये भेजा जा रहा है, मध्य भाग वाहक तरंगे या सिग्नल कहलाते हैं, संकेत कहलाते हैं। तो यहाँ से भेजा जा रहा है, यहाँ ग्रहण किया जा रहा है। तो रेडियो प्रेषी से रेडियो अभिग्राही तक रेडियो तरंगों की क्रिया जो कहलाती है वो रेडियो तरंगों का संचरण कहलाता है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों को प्रेषी से अभिग्राही तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहलाता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों का संचरण या रेडियो तरंगों का संचरण कहलाता है। जहां स्टेशन से भेजा जा रहा है और जहां पे वो ग्रहण किया जा रहा है। तो ये प्रेषी से अभिग्राही तक की क्रिया है। स्टेशन से भेजा जा रहा है या रेडियो कोई सुन रहा है तो ये अभिग्राही हो गया। प्रेषी जहां से स्टेशन से समाचार प्रसारित किए जा रहे हैं, जो भी है। ये 3 प्रकार का संचरण होता है: भूतरंग, आकाश तरंग और विद्युत तरंग। भूतरंग का मतलब पृथ्वी के सारे संचित किया जाता है। तो वह संचरण जो पृथ्वी की सतह के सारे संचित किया जाता है उसको भूतरंग संचरण कहा जाता है। नाम से याद हो जाता है भूतरंग संचरण। तो इसमें पृथ्वी के सारे संचित होती हुई प्रेषी से अभिग्राही तक पहुंचता है। अब पृथ्वी के सारे चलेगा तो पृथ्वी द्वारा उनका अवशोषण हो जाता है, तो उनकी रेडियो तरंगों की तीव्रता कम हो जाती है। तो ये ज़्यादा दूरी तक प्रेषित नहीं किया जाता। हाईएस्ट 500 किलोमीटर रेंज तक प्रेषित किया जा सकता है और इसकी आवृत्ति भी कम होती है। 1 मेगाहर्ट्ज कहलाता है। MHz का मतलब 1 मेगाहर्ट्ज। अब अधिक दूरी तक भेजना है तो आकाश तरंग संचरण का प्रयोग किया जाता है। और इसमें कौन से मंडल का? जैसे वायुमंडल की परतें होती है, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, ओजोन, आयन, बहिर्मंडल, तो इसमें क्षोभ मंडल संचरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें रेडियो तरंगे प्रेषी से होती हुई क्षोभ मंडल से होती हुई अभिग्राही तक पहुंचती है, इसलिए इसको आकाश तरंग संचरण कहा जाता है। और ये लगभग 12 किलोमीटर तक की कंडीशन को माना जाता है। तो वहां से तरंगे जाएगी, अपवर्तन के द्वारा वो वापस पृथ्वी की सहारे की ओर मुड़ जाएगी और पृथ्वी की वक्रता संचरण, वक्रता त्रिज्या जो होती है वो पृथ्वी की वक्रता के कारण संचरण अधिक दूरी तक संभव नहीं होता। पृथ्वी जो होती है वो वक्र आकार के रूप में होती है, तो पृथ्वी की वक्रता के कारण पृथ्वी की ये कंडीशन मानी जाती है। जैसे पृथ्वी की वक्रता के कारण ये अधिक दूरी तक संचरण संभव नहीं होता है। और प्रसारण दूरी भी है जो एंटीना की ऊंचाई तक निर्भर करती है। तो एंटीना की ऊंचाई का सूत्र भी अध्ययन करेंगे। तो ये आकाश तरंग संचरण कहा जाता है, जिसमें क्षोभ मंडल का प्रयोग किया जाता है। ये भी अधिक दूरी तक संभव नहीं हो पाता। अंतिम आता व्योम तरंग संचरण। 3 संचरण हो गए: भूतरंग, आकाश तरंग और व्योम तरंग। तो इसमें आयन मंडल का प्रयोग किया जाता है, जो 80 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक होता है। तो इसके द्वारा विद्युत चुम्बकीय तरंगों को, रेडियो तरंगों को लंबी दूरी तक प्रेषित किया जा सकता है। एक स्टेशन से लंबी दूरी तक, है ना, तो विदेशों तक भेजा जा सकता है। तो इसमें रेडियो तरंगों को आयन मंडल से संचित होती हुई कहाँ से पहुंचती? प्रेषी से अभिग्राही तक पहुंचती। तो इसमें आयन मंडल का प्रयोग किया जाता है, तो 80 से 600 किलोमीटर तक माना जाता है और लंबी दूरी तक सुदूर स्थानों तक भेजा जा सकता है। और इसमें रेंज जो होती है वो 30 मेगाहर्ट्ज तक मानी जाती है। तो इस प्रकार की कंडीशन मानी जाती है। यहाँ से इसको भेजा जाएगा आयन मंडल में, वहाँ पर ही अपवर्तन होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी और तरंगे मुड़ जाएगी। आयन मंडल क्या होते हैं? आयन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वहाँ से क्रिया करके ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और परावर्तित होते हुए वो अभिग्राही तक पहुँच जाती है। तो प्रेषी से आयन मंडल जाएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किरणों का होगा और वह परावर्तित होकर अभिग्राही तक पहुँच जाती है। तो अधिक दूरी तक भेजना है तो व्योम तरंग संचरण का प्रयोग किया जाता है, आयन मंडल का प्रयोग किया जाता है।